एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला थी। उसके दो बेटे थे, रमेश और विनय। रमेश बहुत सीधा था, इसलिए उसने रमेश की शादी अनामिका नाम की एक गरीब लड़की से करा देती है। विनय बहुत ही स्मार्ट था। वो शहर में संध्या नाम की एक लड़की से प्यार करता था। शारदा बड़े बेटे के मुकाबले छोटे बेटे से ज्यादा लगाव रखती थी। छोटी बहू संध्या भी अनामिका को बहुत छोटी नजरों से देखती थी। रमेश खेती बाड़ी करता था। विनय और उसकी पत्नी संध्या शहर की एक कंपनी में दोनों काम किया करते थे। इसीलिए शारदा अपने छोटे बेटे की तारीफ करने में कमी नहीं रखती थी। तभी एक दिन, अजी, आपने बचपन में क्यों अच्छे से पढ़ाई नहीं की? अगर आपने पढ़ाई की होती तो आप भी अपने छोटे भाई की तरह बड़ी किसी कंपनी में काम करते। मैं जब छोटा था तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। मेरे पिताजी बहुत मारते थे ताकि मैं और अच्छे से पढ़ाई करूं। जब मैं 90 अंक लाता था तो वो मुझे पीटते थे कि मैंने 10 अंक कहाँ गवा दिए। क्या आप जानते हो, वो हमेशा मेरे सर पे वार करते थे। इसीलिए मैं धीरे धीरे बेवकूफ होता चला गया। हाँ। अरे, ये तो बहुत बुरी बात है। बुरा मत मानिए। क्या हुआ? अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाए तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप खेती कर रहे हैं और कई अमीरों का पेट भर रहे हैं। किसान होने के नाते मुझे आप पर बहुत गर्व है। रमेश और अनामिका जब बातें कर ही रहे थे, शारदा वहाँ पे आती है। शारदा बहुत खुश नजर आ रही थी। माँ, क्या हुआ? तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या बात है, मुझे बताओ ना। तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई को मैनेजर की नौकरी मिल गई। उसका वेतन 5 लाख के आसपास हो गया। मुझे उस पर कितना गर्व है। तुम भी हो, पर क्या फायदा, हमेशा वही बेवकूफ वाला चेहरा और बीवी की साड़ी पकड़ के घूमते हो। माँ, ऐसा मत कहो, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम इतने बेवकूफ हो कि कोई अपनी लड़की तक नहीं देती। वो तो किस्मत से लड़की मिल गई। अपने भाई को देखकर कुछ सीखो। देखो अनामिका, माँ मुझे हमेशा डांटती है। मैंने कोई गलती नहीं की। अरे अरे, बुरा मत मानिए, कोई बात नहीं, इस तरह रोइए नहीं। रमेश रो रहा था और अनामिका उसे दिलासा दे रही थी। तभी विनय और संध्या वहाँ आ जाती है। विनय बहुत ही उत्साहित था क्योंकि वो मैनेजर बनने जा रहा था। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मेरा सपना सच होने जा रहा है। खुश रहो बेटा। सासू माँ, उन्हें मैनेजर का पोस्ट मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। क्या है बेटा? कुछ नहीं माँ, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मुझे शहर में बैठना होगा। इसीलिए किराए के घर के बजाय हम सोच रहे हैं कि अपना घर बेहतर है। अभी तुम्हें शहर में अपना घर कहाँ मिल सकता है? हमारे पास उतने पैसे भी नहीं। क्यों नहीं है पैसे? हमारे पास बहुत जमीन है। अगर हम उन्हें बेच देते हैं तो हम शहर में आराम से घर खरीद सकते हैं ना। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी माँ। विनय के इतना कहते ही रमेश को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में अनामिका को छोड़ के वो भाई से लड़ने लग जाता है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं उस धरती पे खेती करता हूँ, तुम उसे छू भी नहीं सकते। हाँ सासू माँ, बिना खेती के हम कैसे रहेंगे? बताइए बताइए आप। तो आप क्या चाहते हैं, हम इस गांव में रहकर मरे? वो सिर्फ भैया का ही जमीन नहीं है, मेरे पति का भी हिस्सा है उसमें। अगर जरूरत पड़े तो हम उसे छीन के भी ले जा सकते हैं, समझे? संध्या, तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ। नहीं माँ, अगर उन्हें चाहिए तो मैं कुछ पैसे दे दूंगा। पैसे लेके वो जमीन हमें दे दे बस। ये कैसे संभव है? मैं नहीं मानता, तुम मेरे जमीन से मुझे अलग नहीं कर सकते। अरे बड़े बेटे, तुम चुप रहो, तुम बात मत करो, मैं सोचती हूँ इस बारे में। अरे अनामिका, विनय जो पैसा दे रहा है उसे ले लो और अपने पति को अंदर ले जाओ। इस मामले में कोई समझौता नहीं। हम विनय के लिए अपना खेत बेचेंगे बस। जैसा शारदा ने कहा, अनामिका और रमेश उनकी बातों पे चुप हो गए। वो वहाँ से चले गए। रमेश कमरे में जाके बहुत रोता है। वो मुझे मेरे खेतों से अलग कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। अनामिका, मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलो। ठीक है, मेरे लिए आपकी खुशी सबसे बड़ी है। चलिए हम यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा सोचकर अनामिका और रमेश अपने घर से निकल जाते हैं। बाहर जाते वक्त ना शारदा, ना संध्या, ना विनय उन्हें रोकते हैं। जो पैसे देने का वादा किया था वो भी नहीं दिया। रमेश और अनामिका बहुत दूर जाकर एक छोटा सा घर भाड़े में लेकर वहाँ रहने लगते हैं। अरे अनामिका, हम अपने घर से तो बाहर आ गए, अब खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं। कम से कम वहाँ पे हमारे पास खेत के जमीन थे, अब हम क्या करेंगे? बुरा मत मानिए जी, हम कुछ काम ढूंढेंगे। हमारे मकान मालिक ने कहा उनके पास एक पानी पूरी का ठेला है,
उसे लेकर हम अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना? हमारे पास उतने पैसे भी नहीं। मैं अपना जेवर बेच दूंगी और उसे बेचकर अपना व्यापार शुरू करेंगे। इस तरह अनामिका अपना जेवर बेचकर पानी पूरी का व्यापार शुरू करती है। पानी पूरी का व्यापार अनामिका का बहुत अच्छे से चल जाता है। स्वादिष्ट पानी पूरी देखकर बहुत लोग वहाँ पर पानी पूरी खाने आने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगता है। क्योंकि अनामिका के पानी पूरी का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट थे, इसीलिए शहर से भी उसे ऑर्डर मिलने लगे। अचानक से अनामिका करोड़पति बन जाती है और फिर वो अपना घर भी खरीद लेती है। अपने पति के लिए वो 5 एकड़ जमीन भी खरीद के देती है। रमेश और अनामिका अपने व्यापार और खेती बाड़ी में बहुत व्यस्त हो चुके थे कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब लोगों को वो नौकरी भी देने लगे। तभी एक दिन उनके घर के सामने आकर शारदा, विनय और संध्या दिशाहीन होकर आके खड़े थे। विनय आके अपने भाई के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की कि खेतों को बेच दिया। अब तुम्हें मुझे बचाना होगा भैया। हाँ बेटा, उसकी कंपनी घाटे में थी, उन्होंने सब बंद कर दिया और मैनेजर के तौर पे सारा भुगतान करना पड़ा, इसीलिए सब जायदाद बेच दी। हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं, आप ही एक है दीदी। अनामिका दीदी, हमें बचा लीजिए, हमारे सारे पापों को माफ कर दीजिए दीदी। उस दिन मेरे पति असमर्थ थे, पर आज वो आप सभी के लिए है। चिंता मत कीजिए, सारी समस्या आप सभी की समाधान हो जाएगी। अनामिका की ये बात सुन के सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी से शारदा, रमेश, अनामिका, विनय और संध्या उसी घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में एक दंपति रहते थे, शारदा और प्रसाद। उनका एक बेटा था, रमेश। रमेश खेती बाड़ी का काम करता था अपने परिवार को चलाने के लिए। पूरे गांव में रमेश की अच्छी ख्याति थी। वो किसानों का मदद भी किया करता था, साथ ही साथ खेती में कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करता था। गांव में लोग उसे आदर्श मानते थे। तभी एक दिन शारदा कहती है, बेटा रमेश, तुम पूरे परिवार का देखभाल कर रहे हो, गांव में अच्छा नाम भी कमाए हो और तुम्हारी ख्याति भी है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही हुआ है माँ, क्योंकि तुम हमेशा मुझे हिम्मत देती रही हो, कुछ भी करूँ उत्साह देती हो। हाँ, अब तो तुम अपनी माँ का दिल जीत लोगे। मैं समझा नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे? हर किसी का समस्या का समाधान करके तुम अपने घर वालों का दिल जीत रहे हो। पिताजी, इसमें दिक्कत क्या है? मम्मी, पापा क्या कह रहे हैं? पापा इस तरह से क्यों कह रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी की उम्र हो रही है, अब मैं भी घर का काम नहीं कर सकती। अब हम बस एक ही बात सोच रहे हैं, तुम्हारी शादी करा के हम शांति से जिएंगे। मतलब आप लोग क्या कह रहे हैं? शादी हो जानी चाहिए, यही हम चाहते हैं। कब तक तुम इस तरह अकेले अकेले रहोगे और खेती बाड़ी करोगे बताओ? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। कुछ मत करो, जिस लड़की को दिखाएंगे उससे शादी कर लो, हम खुश हो जाएंगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगा। अगले दिन शारदा और प्रसाद रमेश को साथ लेके पड़ोस गांव में जाते हैं। रविंद्र की बेटी अनामिका के साथ वो शादी तय कर देते हैं। रमेश को अनामिका काफी पसंद आती है, ऐसा तक कि शारदा और प्रसाद को भी अनामिका का हाव भाव बहुत पसंद आता है। फिर देर न करते हुए वो अनामिका और रमेश की शादी करा देते हैं। पूरा परिवार शादी के जश्न में झूम उठता है। नई बहू के आने से घर में चमक आ जाती है। सासू माँ, अब चिंता मत कीजिए, मुझे सब खाना पकाने आता है। आप और पिताजी जो कहेंगे मैं बस सब बना दूंगी। मतलब कल के बाद से हमें स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा लगता है। रोज रोज एक ही तरह का खाना खा के मैं थक गया हूँ। लगता है ईश्वर ने तुम्हें भेजा ही है हमारे लिए। बस बस, बहुत हो गया अब तक तो। अब मेरे पकाने के प्रशंसक थे, भूल गए क्या? वो पुरानी बात है, वही एक खाना खाते खाते मैं अब थक गया हूँ। पिताजी की बातें सुन के अनामिका मुस्कुराने लगती है। ये सुन के शारदा शर्मा जाती है। अब बहुत हो गया, बहू के सामने मेरी बेइज्जती करा रहे हो और अपनी बड़ाई। सासू माँ, आप और पिताजी कितने मजाकिया है। अनामिका और शारदा जब बातें कर ही रहे थे तभी रमेश आ जाता है। रमेश बहुत चिंतित दिख रहा था। उसे देखकर शारदा बहुत परेशान हो जाती है। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? शादी के 1 हफ्ता हो गया, अभी तक तुम्हारा चेहरा उदास लटका है। क्या कहूँ माँ, हमारी खेती बाड़ी अच्छी नहीं चल रही।
हमारा नहीं, पूरे ग्रामीणों का बस वही हाल है। ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। इतनी चिंता मत करो तुम, अभी अभी शादी हुई है। बहू के सामने ऐसे दुखी मत रहो। कितना भी दुख क्यों ना हो, परिवार के सामने नहीं दिखाते। अभी मुनाफा नहीं हुआ, पर अगली बार हो जाएगा। जाइए पैर धो के आइए, मैं खाना परोस देती हूँ। अरे जल्दी आओ, बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, एक बार खा के देखो। सभी एक साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। अनामिका खाना परोसती है। पति को उदास देखकर अनामिका कहने लगती है, अगर एक ही फसल हर साल जमीन पे उगाएंगे तो मुनाफा कम होता जाएगा। हर बार अगर अलग अलग फसल उगाएंगे तो हमें इससे ज्यादा फायदा होगा। कैसे संभव? पानी वाले खेत में अलग अलग फसल कैसे उगाओगे? हमारे पास एक ही खेत है। अरे रुको, बहू को अच्छे से कहने दो। तुम कहो बेटा। ठीक है, साफ साफ बताओ अनामिका। एक खेत में एक फसल उगाते हैं, बीच बीच में अगर हम नेनुआ, झींगा, चढ़ाई वाले पौधे लगाएं, फसल काटने के बीच बीच में दूसरे फसल लगाने चाहिए। इस तरह से हमारे पास 3 तरह के अलग अलग के फसल होंगे। वैसे मैं उदास हूँ, ऊपर से तुम मुझे और पागल बना रही हो। कोई फिल्म नहीं है कि तुम इस तरह करोगी। अनामिका ने जो कुछ कहा रमेश को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए खाना छोड़ के वो गुस्से से चला गया। शारदा और प्रसाद ने रमेश को बहुत रोकने की कोशिश की। अनामिका को बहुत बुरा लगा। बेकार का अपने पति को परेशान किया, ये सोच के वो रोने लगती है। तभी शारदा आके अपनी बहू को समझाने लगती है, ये मर्द ही ऐसे हैं, औरतों की बातों का सम्मान ही नहीं करते। इन्हें करके दिखाना होगा, तब ये रास्ते पे आएंगे। घर पे ही तुम कुछ करके दिखाओ, तब ये तुम्हारी बात सुनेगा। ठीक है, फिर हमारे पीछे के बगान में प्लास्टिक के डब्बे में हम आलू उगाते हैं। अभी फिलहाल हमें उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। चलिए साथ में हम ये करते हैं। ठीक है बेटा, मेरी पूरी सहमति है। इस तरह अनामिका और शारदा दोनों मिलकर अपने पीछे के बगान में प्लास्टिक के डब्बे में आलू की खेती करते हैं। 3 महीने के अंदर ही उस प्लास्टिक के डब्बे में ढेर सारे आलू उगते हैं। ये देखकर अनामिका और शारदा बहुत खुश होते हैं। प्लास्टिक डब्बे में आलू फसल की बात वो जाके रमेश को बताते हैं। रमेश जब खुद ये सब देखता है तो वो आश्चर्य हो जाता है। देखा तुमने, बहू बहुत बुद्धिमान है। अगर तुमने उसी दिन सुन लिया होता तो आज तुम्हें कितने मुनाफे होते। हाँ माँ, सच में अनामिका ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तो अनामिका पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। प्लास्टिक डब्बे में आलू उगाना तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। कल से मैं अनामिका के बातों के मुताबिक ही खेती बाड़ी करूँगा। अगर अनामिका इस तरह की अक्लमंदी का काम करती रही तो व्यापार में हमें तो बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा माँ। सच में अनामिका, हैट्स ऑफ। रमेश के मुंह से ऐसी बातें सुन के अनामिका और शारदा बहुत खुश होती है। तब से अनामिका के कहे मुताबिक रमेश अपना खेती बाड़ी का काम करने लगता है, जिससे रमेश को बाद में खेती बाड़ी में बहुत मुनाफा होने लगा। उनके द्वारा अपनाए जाने वाले सभी तरीके गांव वालों को भी बहुत पसंद आने लगे। अनामिका गांव के सभी लोगों को अपने तरीके बताती है, जिससे गांव फसल से हरा भरा हो जाता है।